चलिए, आवाज मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। आवाज वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जय हिंद जरूर लिखें, है ना। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम देव जी के ट्रिक्स हमारा टेलीग्राम है, तो आप देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ना। वहां पर क्या होता है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं, और वहां पर मॉडल पेपर के जैसे आपका पीडीएफ वगैरह होता है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, वीडियो की लिंक भी मिल जाती है, तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित था। यहाँ पर जवाब देना है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित था। सिंध में। अब सिंध की बात किया है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका हड़प्पा पहला पॉइंट दिया गया है, हड़प्पा ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में था, है ना। वहीं पर दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के लरकाना सिंध प्रांत में था। वहीं पर दोस्तों आपका चंदूदड़ो जो दिया गया है ना, और कोटजी ये भी आपके पाकिस्तान में आपका था। मतलब ऑप्शन इसमें से आपका राइट क्या हो जाए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है सिंध प्रांत में, और सिंध प्रांत में है, इसका मतलब देखा जाए तो सभी का जवाब लगभग सही आ रहे हैं, है ना भाई। यहाँ पर देखिए जो चंदूदड़ो भी था और कुटजी भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब सही हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, वेलकम है, जितने भी न्यू स्टूडेंट है वेलकम है, और पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर 2 की अगर बात करते हैं तो देखिए याद रखिएगा 8 तेलुगु कवि थे। क्या याद रखिएगा कि आंध्र भोज नाम से जो विख्यात थे कौन है, कृष्णदेव राय। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज के नाम से 8 तेलुगु कवि रहते थे, है ना। तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर। अब क्वेश्चन होता है कि जो आपका विजयनगर राज्य था उसमें सबसे महान कौन थे, तो आपके कृष्णदेव राय ये सबसे महान शासक थे दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने अमुक्तमाल्य नामक एक रचना भी यहाँ पर किया था तेलुगु भाषा में। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ दिया गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये कब किया था, आपके 1905 को किया था। कब किया था, 1905 में। कहां पर किया था, तो आपके मुंबई में किया था। कहां पर किया था, आपके मुंबई में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, योग दर्शन के संस्थापक इनमें से कौन थे। यहां पर जवाब देना है योग दर्शन के जो संस्थापक थे इनमें से कौन हो जाएंगे योग दर्शन के संस्थापक। चलिए भाई, वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल कम है ना। संख्या में आप देखिए कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या आपको हमारा हुआ पढ़ाया समझ में नहीं आता क्या भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आपको दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं हर एक क्लास को कितने अच्छे तरीके से। तो भैया लाइक से तो बढ़ाइए, जितने लोग जुड़ रहे हैं, है ना। सब लोगों का सपोर्ट हो तो कितना अच्छा लगे हमको भी पढ़ाने में, कि नहीं सब लोगों का सपोर्ट आपका है ना। कोई मतलब भी नहीं है, सभी यहाँ पर आते हैं, सभी यहाँ पर मेहनत करते हैं और कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर फोन नंबर का ऑप्शन देना क्या हो जाएगा, तो दोस्तों योग आपकी कौन हो जाएंगे, ये पतंजलि जो का ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका आ रहा है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की यहाँ पर किया था। एक क्वेश्चन होता है ना कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो आपके कपिल मुनि ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे ब्रिटिश सम्राट के अधीन, क्या दिया है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही जवाब आया है दोस्तों, ऑप्शन जिसका डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ये प्रथम वायसराय था, है ना, जो कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त हुआ था, जो कि 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत की जो ब्रिटिश सत्ता थी वो सीधा क्या हुआ था कि आपके ब्रिटिश सामग्री के सीधा नियंत्रण में चली गई थी, कंपनी से मतलब उनका पत्ता कट गया था, है ना। तो इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वर्ष 1916-17 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बागान व्यवस्था, दमनकारी बागान व्यवस्था। इसका मतलब किसानों से संबंधित आपका कौन था, चंपारण था। कौन था, चंपारण। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, चंपारण। दमनकारी बागान मतलब तिनकठिया प्रणाली। याद रखिएगा कि जो शब्द लिखा है ना दमनकारी बागान व्यवस्था, इसको कहा जाता है तिनकठिया व्यवस्था, अर्थात 3/20, है ना, क्या 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए अनिवार्य का यहाँ पर प्रबंध किया गया था, जिसके लिए काफी लोग नाराज थे। तो
तो गांधी जी को चंपारण में बुलाने के लिए कौन आपके थे? तो आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को जो चंपारण में बुलाया था, आमंत्रित किया था, किसने किया था? तो आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। तो हर एक पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे। तो दोस्तों भारत वापस लौटे थे कहां से? तो आप कहेंगे ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि भैया कौन सी डेट को? तो आप कहेंगे 9 जनवरी को, जो कि आप जानते हैं 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी, है ना, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्यों? केस लड़ने गए थे, सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो कि नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा हुआ स्थल इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 8 नंबर में अभी अभी हमने आपको बताया कि नील आपका आंदोलन जो कि आपका दोस्तों चंपारण से जुड़ा हुआ है, नील किसानों से जुड़ा हुआ, ये प्रथम सत्याग्रह इनका था और आंसर जिसका आ रहा है ए नंबर है, राइट हो जाएगा चंपारण। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? चलिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो देखिए काफी लोग यहाँ को जवाब आ रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, प्रयास अच्छा है। देखिए काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। यहाँ पर 9 को ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए समाचार पत्र जो केसरी है ये है आपके बीजी तिलक। कौन है? बीजी तिलक, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? चलिए बताइएगा कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की जो शुरुआत किया था ये कहां से किया था? क्वेश्चन नंबर 10 लॉक किया जाए जल्दी से। बहुत अच्छे, प्रयास अच्छा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन। ये देखिए साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से किया था। इसका जो ऑप्शन आपका है डी हो जाएगा। कब किया था? तो भैया 12 मार्च, क्या हो जाएगा? 12 मार्च, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा। और इन्होंने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, वहां से कितने लोगों को? 78 लोगों को यहां पर उनके साथ यहां पर गए थे दोस्तों। 24 दिनों की लंबी यात्रा, कितने दिनों की? 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद ये पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे दांडी में, है ना। फिर क्या हुआ था? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930, सभी डेट बता दे रहे हैं। देखिए 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया? एक मुट्ठी नमक हाथ में लिया और नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, है ना। कब से? तो आपकी 6 तारीख से सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब शुरू हो गया था। ठीक है, क्लियर हो गया ना? 6 अप्रैल 1930 क्लियर है। डेट सभी याद रखिए क्योंकि ये डेट बड़ी कंफ्यूज करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए, बार बार दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गार्डविन ऑस्टिन किन पर्वत श्रृंखला में स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। जो केटू पर्वत श्रृंखला है ये आपके है कहां पर? तो भैया केटू आपके है काराकोरम श्रेणी में, मतलब ऑप्शन जिसका है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि समुद्र में दीर्घ ज्वर कब आता है? समुद्र में दीर्घ ज्वर जो आता है ये कब आता है? तो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, या तो पूर्णिमा को आएगा या तो अमावस्या को आएगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भैया जो आपको एक मतलब जो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्णिमा होती है कब? पूर्णिमा होती है शाम, मतलब रात को होती है। इसका मतलब SAM, है ना, SAM मतलब हो गया क्या कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आती है, तब क्या होता है? पूर्णिमा होता है ना। क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पूर्णिमा होता है, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होता है कि यहां पर अगर हो जाता क्या? समा हो जाता। समा मतलब ये हो गया कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब होती अमावस्या होता है। तो अब आपको अमावस्या और पूर्णिमा क्लियर हो गया होगा। ये समझिएगा शाम, और शाम को ही तो चांद निकलता है, सुबह तो निकलता नहीं है, तो यहाँ पर शाम हो जाएगा पूर्णिमा। क्लियर है। और याद रखिएगा समुद्र में दीर्घ ज्वर आता है पूर्णिमा और अमावस्या को ही आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप समूह को जोड़ता है? चलिए बताइएगा, जो 10 डिग्री चैनल है ये किन 2 द्वीपों को जोड़ने वाला ये आपका चैनल है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 लॉक किया जाए। चलिए देखिए 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। और यह चैनल इनके मध्य आपका अवस्थित है। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि भैया मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो आपका है कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करें कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो आपका है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल। कितना? 8 डिग्री चैनल। अगर पूछे लक्षद्वीप और मिनिकॉय तो आप कहेंगे सर 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना। तो याद रखिए 8, 9, 10 ये तीनों डिग्री चैनल आपको याद होना चाहिए पूरी तरीके से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि थाल घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है?
तो दोस्तों यहाँ पर थाल घाट, एक होता है भोर घाट, है ना। तो थाल घाट कहां पर है, तो थाल घाट दर्रा दोस्तों ये पश्चिमी पहाड़ियों में से, जो कि आपको दोस्तों याद रखिएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 14 में। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके पश्चिमी घाट पर आपके हैं। और दोस्तों याद रखिए जो थाल घाट है ये मुंबई कोलकाता रेलमार्ग की दर्रा यहीं से होकर गुजरता है। ये आपके महाराष्ट्र में आपको पड़ जाएगा, कहां पर, महाराष्ट्र में हो जाएगा। हमने बताया था कि सुबह सुबह क्या होता है, जो माँ होती है वो थाल लेके मंदिर जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, था से होगा थाल घाट और माँ से हो गया क्या, यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका है दोस्तों, याद रखिए। और यहाँ पर एक होता है भोर घाट, है ना, भोर, थाल घाट भोर घाट, और भोर घाट ये भी कहां पर है, यहीं पर है दोस्तों। भोर मतलब होता है सुबह। तो ये हमने ट्रिक बनाया था कि माँ जो होती है वो थाल लेकर सुबह, भोर मतलब होता है सुबह लेकर जाती हैं। तो इससे क्या हो गया, महाराष्ट्र में है थाल घाट और भोर घाट। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और एक होता है आपका पाल घाट। ये पाल घाट दर्रा कहां पर है, दक्षिण भारत में है, केरल तमिलनाडु के बीच में। तो ये तीनों दर्रे आपको कंप्लीट हो गए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। यहां पर देखिए 15 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। 15 नंबर है, यहां पर लॉक किया जाए जल्दी से। दोस्तों यहां पर देखिए 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, मुंबई में। दोस्तों याद रखिए मुंबई में जो आपके हैं, आपके 2 रेलवे आपके हैं। वहीं पर अगर पूछ लेता 3 रेलवे जोन कहां पर हैं, तो आप कहते हैं कोलकाता में, कोलकाता में। अगर हम आपसे पूछे हुबली क्या है, हुबली से अगर आपको एक चीज याद आ रहा हो कि हुबली भी कोई चीज है और जो अपडेट हुई है हुबली में, दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का नहीं, ये सबसे बड़ा दोस्तों जो रेलवे स्टेशन आपका हो गया, रेलवे जो आपका होता है ना, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म, वो आपके हुबली में आपका हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है नियम के अनुसार, है ना, क्या दिया है कि नियम के, किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यहां पर देखो कह रहा है किस नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देते हैं। और आज का समय भी आपका यही है भाई, है ना, आज का समय यही है कि जो अच्छा इंसान है ना, अच्छा इंसान है, और बुरा इंसान है, तो बुरा इंसान अच्छे इंसान को जीने नहीं देता है ना। वैसे आपका ये नियम भी यहाँ पर है दोस्तों 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। ये होता है ग्रेसम का नियम। क्या होता है, ग्रेसम का नियम होता है जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो इसका जो आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से तात्पर्य क्या है। पिछली बार ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बताइएगा कि जो कोर सेक्टर होता है क्या होता है, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, जैसे इस क्लास में क्या है, बहुत लोग जीने नहीं देते एक दूसरे को, है ना, लड़ाई करते रहते हैं। दोस्तों देखिए 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है दोस्तों इकोनॉमिक्स में। तो याद रखिए अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर मतलब चयनित आधारभूत। आधारभूत मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपनी खोला है, तो कंपनी के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आधारभूत उद्योग, जैसे कि सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, ये चीजें आपकी होनी जरूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संबंध जो फलन होता है क्या होता है, यह संबंध फलन जो कहलाता है दोस्तों इसे कहते हैं मांग। क्या बोलते हैं, इसे मांग बोला जाता है। याद रखिए परिभाषा को नोट करिएगा कि किसी भी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी होगा। मतलब अगर कीमत बढ़ जाती है, क्या, अगर कीमत बढ़ती है दोस्तों क्या होता है, मांग क्या होती, कम हो जाती है। लेकिन अगर कीमत क्या हो जाती, घट जाती है, मांग ज्यादा हो जाती है। यह ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में आपका सूचीबद्ध है। अब भैया देखिए 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों ये आपके केंद्रीय सूची में है। किसमें है, ये केंद्रीय सूची में है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। जो आपका आरबीआई है वो कौन सी है, केंद्रीय सूची में आपकी है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में साथ होती है। देखो यहाँ पर ये मत समझिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसको बस अच्छे में समझिए, अब आपको समझ में आएगा। देखो 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे कह रहा है किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय के साथ, आय के साथ क्या होती, गिरावट। इसका मतलब यहाँ पर आय के साथ क्या होती, गिरावट होती है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगी। जैसे ही आय बढ़ेगी उसकी मांग बढ़ेगी, आय घटेगी तो मांग घटेगी। क्यों भाई, जितना पैसा होगा उसी के अनुसार तो आप खर्चा करेंगे। किसी के पास 1 लाख रुपया महीना अगर वो कमाता है तो वो 10,000 रुपया महीना में खर्चा करेगा, है ना। लेकिन भैया वो 10,000 रुपया कमाता है और 10,000 उड़ा देगा तो फिर क्या होगा। इसका मतलब है कि अगर पैसा बढ़ेगा, है ना, उसकी आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, है ना। और अगर आय घटेगी तो भैया फिर उसकी मांग भी घट जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। जवाब देना है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। और अच्छा लग रहा है तो भाई सभी लोग थम्स अप करिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। यहां पर जवाब देना है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्य, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और हर बार बना है ना, हर बार बना है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बनता है, हर बार बनता है। तो चलिए फिर जवाब दीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या बनेगा। हम इंतजार कर रहे हैं सभी के कमेंट के लिए कि सभी के कमेंट यहां पर आए, है ना। सभी लोग पढ़ रहे हैं, हमें पता चले कि नहीं सभी लोगों को तैयार हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और 21 की अगर बात करते हैं तो इसको ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा 1976। याद रखिए 1976 में दोस्तों, याद रखिए 1976 में कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो आपकी थी, उनकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन हुआ और 42वें संविधान संशोधन में इसे रूस के संविधान से लिया गया और भाग 4 की का में 51 की का में रख दिया गया, है ना। भाग 4 की का में और 51 की का में इसे रखा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। प्रारंभ में आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब पूछे कितने हैं, तो अब आपके कहेंगे शिक्षा के अधिकार को जोड़कर ये आपके 21 हो चुके हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों नागरिकता दिया गया है, नागरिकता हमने बताया था आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक है और आर्टिकल नंबर 5 से 11 ये भाग 2 में आता है। किसमें आता है, भाग 2 में। और भाग 2 कहां पर है भाई, यहाँ पर भाग 2 जो आपका है यहाँ पर है कौन सा, यहाँ पर देखिए भाग ए, नंबर ए हो जाएगा। क्यों भाई, भाग 2 होना चाहिए। यहां पर जो आंसर आपका देखिए भाग 2 बनेगा, यहां पर इसमें गड़बड़ी हो गई है, इसे सुधार कर लीजिए, 2 कर लीजिएगा, ठीक है ना। भाग 2 में है ना, क्योंकि भाग 1 में है राज्यों का संघ, है ना, राज्यों का संघ, राज्यों को मिलाना, उनको तोड़ना, उसके बारे में है। और भाग 2 में है 5 से 11, वो गलत टाइपिंग हो गई है। याद रखिए भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपके अनुच्छेद ये आपके भारतीय नागरिकता के बारे में वर्णित करता है और कहता है कि भारत में नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। कैसी है, एकल नागरिकता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछे एकल नागरिकता कहां से ली गई है तो आप कहेंगे एकल नागरिकता कहां से ली गई है, आपके ब्रिटेन से। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। वहीं पर दोहरी तो आपकी अमेरिका से। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। भाई ये बताइए, अगर आपको राज्यपाल बनना है ना, क्या, अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष दोस्तों। और ये आर्टिकल नंबर 155 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों याद रखिए कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। याद रखिएगा कि अगर हटना भी होता है तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही वो हट सकता है, ऐसे कोई हटेगा नहीं। अगर पूछे बनने के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। 24 नंबर लॉक किया जाए, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव, और दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करते हैं तो ये है आपके राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। बताइएगा कि प्रस्तावना के अनुसार देखा जाए जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति को हम परम शक्ति कह रहे हैं, तो ये बताइए किसके पास होती है। तो याद रखिएगा संविधान, राष्ट्रपति, संसद या आपके जनता पर। तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन सी जनता पर होती है, वास्तविक शक्ति जनता पर होती है। आपने नाम सुना होगा, म्यांमार में तख्त पलट हो गया, श्रीलंका में तख्त पलट हो गया, राष्ट्रपति वगैरह को सब उड़ा दिया गया, है ना। मतलब कह सकते हैं कि जनता अपने आप में उतर आती है तो भी सरकार के भी लेने के देने पड़ जाते हैं, है ना। सरकार बदल जाती है, बहुत आदमी बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण कौन है, यहाँ पर जनता है आपकी। याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब जब तक आपको परेशान कर रही है सरकार तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप परेशान करना शुरू करेंगे ना तो भैया दुनिया के कोने कोने जाओगे, बचेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर, जनता इज पावरफुल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कौन सी जड़ नहीं है। 26 नंबर आपसे कह रहा है जड़ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गाजर, मूली, चुकंदर और अदरक, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो सी नंबर अदरक। दोस्तों याद रखिए ये जड़ नहीं है। अब दोस्तों जड़ और आपकी तने की पहचान के लिए हमने आपको सिंपल सी बात बताया कि दोस्तों याद रखिएगा, ये मान लीजिए कोई मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कोई मान लो क्या होता है, कोई पौधा है और पौधे के नीचे क्या है, जड़ें गई हैं। और जब जड़ें गई होती है, इन जड़ों में जो फलता है ना, इन जड़ों में जो फलता है वो होते हैं तने होते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर कोई बेल हो गया, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, कलीना जानते हैं, वाटरमेलन जो जानते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक तने के रूप में आते हैं, क्योंकि तने में ही फैलता है। जड़ के नीचे अगर गई है, मतलब जमीन के नीचे जड़ें, तो भी क्या होते हैं, जो आपकी इन तनों में लगते हैं, है ना, तो इनको तना कहा जाता है। लेकिन आप देखते हैं गाजर, मूली, चुकंदर, ये क्या होती हैं, ये जैसे
जैसे पौधा जाता है तो यही खाने वाला भाग पूरा बन जाता है, और जब खाने वाला भाग होता है तो ये जड़ हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसको उखाड़ने पर इस चीज को पूरा निकाल कर फेंक दिया जाता है, सिर्फ इसको तोड़ा जाता है। जैसे कि आपने आलू देखा होगा, हल्दी देखा होगा, अदरक देखा है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, याद रखिए ये तने होते हैं। लेकिन वहीं पर जो आपका गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये आपकी जड़ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ज्यादा समझाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। यहाँ पर आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, मतलब हानिकारक हो सकता है, किसी को बाउंस भी ना हो जाए ऐसा कहीं। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला हुआ क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है ना दोस्तों। हमने बताया था कि अपवर्तन के कारण होता है। कोई बाल्टी में कोई छड़ पड़ी है, टेढ़ी दिखाई देती है, कोई सिक्का डाल दो ऊपर दिखाई देता है। इन सब का कारण होता है प्रकाश का जो अपवर्तन होता है। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लाल और हरे को अगर मिला देते हैं, भैया आप लोगों ने हाई स्कूल में ड्राइंग लिया था, जब ड्राइंग लिए होंगे तब आपको पता होगा कि भैया आपके पास अगर पूरे रंग ना हो तो एक नया रंग बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, लाल और हरे रंग को मिला दिया जाए तो एक धरातल दोस्तों बन जाता है, जो कि पीला धरातल अगर आपको रंगना है, क्योंकि हल्का पीला आप लोग रंगते थे, है ना, मैक्सिमम यही होता था हल्का पीला रंगने के लिए। यहाँ पर लाल और हरे, और जितना मिलाएंगे उतना डार्क होता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 नंबर में कौन वायु प्रदूषक नहीं है, यहाँ पर 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, हाँ, लाल हरा मिलाएंगे पीला हो जाएगा, और हरा नीला मिलाएंगे तो पीकॉक नीला होगा, लाल नीला मिलाएंगे तो मेजेंटा हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लाल और हरा और नीला को बोलते हैं प्राथमिक रंग। ये ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक देखिए यहाँ पर वायु के लिए प्रदूषक कौन नहीं है? देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, कौन? नाइट्रस ऑक्साइड मतलब होता है N2O। N2O मतलब होता है, क्या होता है भाई? N2O क्या होता है जानते हैं? ये प्यारी सी नाक है आपकी, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 छिद्र होते हैं, और ये गैस को अगर आपको सुंघा दिया जाए तो आप सारा दिन हंसते रहेंगे। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड मतलब जो होती है ये हंसाने वाली गैस होती है। दोस्तों याद रखिए, क्या हंसाने वाली गैस होती है। ये वातावरण के लिए दूषित नहीं है, लेकिन ज्यादा अगर कोई चीज हो जाती है, कोई चीज ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है ना। अब ज्यादा सुंघा देगा पता लग बेहोश ही हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो भाई जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम होता है या ज्यादा हो जाता है? जल्दी बताइएगा। यहाँ पर 30 नंबर आपसे कह रहा है, तो भैया आपका आंसर क्या बनेगा? बी नंबर बनेगा या ए नंबर बनेगा? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए अच्छा भैया, यहां पर देखिए 30 को ऑप्शन आ रहा है, बी नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों घट जाता है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं ताकि जीवन में आपको याद रहेगा। डिटर्जेंट तो आप लोग जानते हैं ना, डिटर्जेंट है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा में आए, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि घर पे जब वो बोरिंग हो रही होती है ना समर सेविल लगाने के लिए, तो जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो पाइप नहीं डाल पाते हैं, है ना, समर सेविल में उस गड्ढे में, तो फिर क्या करते हैं उसमें नमक डाल देते हैं, तो डिटर्जेंट डाल देते हैं। नमक डाल देंगे या तो डिटर्जेंट डाल देंगे, 4-5-6 पैकेट डाल देंगे, तो जिससे यहाँ पर जो पानी होता है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। नहीं तो फिर क्या रहेगा भाई? यहाँ पर मिट्टी पास में होगी और इसके बाद धीरे धीरे जाम हो जाएगा, है ना। वैसे ही दोस्तों क्या होता है, मच्छर जैसे होते हैं। मच्छर आपके घर के आसपास अगर कहीं बैठे हैं, किसमें? पानी में, तो उसमें आप डाल दीजिए क्या? डिटर्जेंट डाल दीजिए, तो जो मच्छर होंगे वो तो पहली बार डूब जाएंगे, जो नहीं भाग पाएंगे, है ना। तो उसमें आप देखते हैं कि जो ऊपर की लेयर होती है वो बाहर भागने लगती है। मतलब ये हुआ कि पृष्ठ तनाव क्या हो रहा है, जो तनाव था वो घट रहा है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप इनमें से क्या है? कुछ कह रहे होंगे सर जी भी बकरी जैसे लगे ही रहते हैं, है ना, यानी जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दें। देखो यहाँ पर कह रहा है बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप आपको बताना है। यहाँ पर 26 नंबर का ऑप्शन देना है। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 में यहाँ पर बकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकरा हो जाएगा। नर बकरिया मत लगा देना। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी हो जाएगा। अगर भेड़ अगर होता तो हम जरूर यहाँ पर बोल देते मादा भेड़, नर भेड़, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है 37 नंबर में। चलिए बताइए कि स्त्री के लिए सही पर्यायवाची इनमें से बनेगा, यहाँ पर क्या बन सकता है? दोस्तों त्रिया होता है, वनिता होता है, नारी होता है। यहाँ पर 37 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए 37 नंबर में।
यहाँ पर ए नंबर पहला ही हो जाएगा दोस्तों, त्रिया होता है, वनिता होता है, नारी होता है दोस्तों, याद रखिए ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर ये जो मुख्यतः हैं ये किस बोली में रचना करते हैं। अब आप कहेंगे सर जी कि जो रसखान है, रसखान से थोड़ा बहुत हम लोग गेस लगा सकते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र में थे, और ब्रज क्षेत्र में थे तो आपके ब्रज भाषा में रचना करेंगे, तो ऑप्शन दोस्तों आपका बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुहावरा, देखो आ गया है मुहावरे। यहां पर करवटे बदलना, क्या करवटे बदलना मतलब क्या होता है, तो भाई आप कहेंगे करवटे बदलना मतलब होता है बेचैनी के कारण ना सो पाना, है ना, बेचैनी के कारण ना सो पाना। तो यहाँ पर बेचैनी के कारण ना सो पाना, यहाँ पर देखो आपका कौन हो गया, ये वाला आपका पॉइंट हो गया, है ना। यहाँ पर देखो कोल्हू का बैल, जैसे हम हैं सारा दिन लगे रहते हैं, है ना, कोल्हू का बैल लगे रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, टाइप करते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आप लोग लाइक शेयर भी नहीं करते हैं, है ना। कोल्हू का बैल मतलब होता है लगातार, लगातार काम में लगे रहना, ठीक है। हवा लगना मतलब होता है असर होना, क्या असर होना। ये मुहावरा आपने सुना ही होगा कि भैया इनको मुंबई की हवा लग गई, इनको दिल्ली की हवा लग गई, इनको कानपुर की हवा लग गई। हवा लगना मतलब असर होना, ठीक है। यहाँ पर ठोकरे खाना, और जब हवा लगेगी तो ठोकरे तो खाएंगे ही खाएंगे, है ना। ठोकरे खाना मतलब धक्के खाना, यहाँ पर ये धक्के खाना। उम्मीद है आप पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। ये सबसे सरल देखा जाए हिंदी में यही होता है, लेकिन आप लोगों को क्या होता है, कठिन लगता है। हमने कहा समरूप, क्या है, समरूप मतलब देखने में एक जैसे आपको लगेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर अर्थ भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक जैसा कौन लिखा है, सेम एक जैसा लिखा है, अवधि और अवधि बिल्कुल लगा है कि नहीं, सेम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अब देखिए अवधि मतलब होता है समय, और अवधि मतलब होता है क्या, यहाँ पर एक बोली होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, नंबर हो गया कि नहीं। सबसे सरल यही है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, सबसे सरल होगा, एक भी क्वेश्चन आपका समरूपी गलत नहीं हो सकता है। अब दोस्तों आ गया है खाद्य श्रृंखला। अब दोस्तों खाद्य श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाए तो जो घास क्या होती है, ये घास होती है। घास को खाते हैं कीट, और कीट को खाते हैं मेढक, मेढक को खाता है कौन, से सर्प, और सर्प को खा जाते हैं कौन, गरुड़ खा जाते हैं। मतलब यहां पर देखा जाए घास जो उत्पादक है प्राथमिक है ना, मेढक आपका द्वितीयक है, और वहीं पर जो आपका सर्प और गरुड़ ये तृतीय में आ जाएंगे। तो सिंपल से बात है, आपका आंसर यहाँ पर मैच कर गया होगा अब तक, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 500 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र हुआ है। दोस्तों बताइएगा कि जो 500 रुपए का नोट है इसमें चित्र जो बना है वो किसका बना है, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पर 62 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से कि 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है, यहां पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करें भाई। गांधी जी, अच्छा पृष्ठ पर आपसे पूछा गया है ना, पृष्ठ पर अगर पूछा गया है तो आप जवाब दीजिए जल्दी से, निकाल लीजिए, थैली से निकालिए अपने, देखो पॉकेट वगैरह रखिएगा आपके जेब में, पॉकेट वगैरह रखी हो तो निकाल कर देख लीजिए जल्दी से, सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं है। चलो देखो यहां पर अगर 50 रुपए की अगर बात करते हैं तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी चित्र बना है, क्या हम्पी चित्र, अरे 500 रुपए के नोट की बात कर रहा है ना, यहां पर देखो 500 रुपए के नोट की बात कर रहा है, और 500 रुपए के नोट पे दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, लाल किला छिपा है, क्या लाल किला जो आपका है ये है आपके 500 रुपए में है दोस्तों, 500 रुपए में, ठीक है 500 रुपए का हो जाएगा। 2000 तो गायब हो गए, 2000 में मंगलयान था, 2000 के नोट में मंगलयान छपा था। वहीं पर अगर आपसे बोले 200 रुपए के नोट पे क्या छपा है, बताइएगा कि 200 रुपए के नोट पर क्या छपा हुआ है, तो सांची का स्तूप, क्या सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप वो आपके 200 रुपए के नोट पर आपका छपा हुआ है। अगर पूछे 100 के नोट पर क्या है तो आप कहेंगे 100 के नोट पर है रानी की वाव, क्या रानी की वाव, ये 100 के नोट पर आपका है। वहीं पर दोस्तों 50 के रुपए के नोट में क्या है, तो हम्पी है, क्या है हम्पी है 50 रुपए के नोट पर। वहीं पर दोस्तों आपसे पूछे कि 20 रुपए में, तो 20 रुपए में है एलोरा की गुफाएं, है ना, और भैया 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व बैंक ने, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहां है। दोस्तों यहां पर देखिए आपसे कह रहा है विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कहा जाता है, इसका मुख्यालय पूछा गया है। आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट तरीके से यहां पर सोल्व करेंगे, है ना, थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं ताकि समय से खत्म भी हो सके क्लास आपकी। देखिए आपका 63 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, क्या वाशिंगटन डीसी जो कि आपके अमेरिका में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1945 में हुई थी, कब हुई थी 1945 में हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा रथ यात्रा महोत्सव का जो आयोजन होता है ये कहां पर होता है। ये समान जागरूकता स्टैटिक जीके की है ना, क्वेश्चन जो कि 10 नंबर आपके पूछे जाते हैं, क्लास आपकी चलती है डेली।
दोस्तों यहाँ पर देखिए रथ यात्रा की बात करते हैं तो ये पुरी जो कि उड़ीसा में होता है, पुरी जो कि आपके उड़ीसा में होता है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहां पर स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 लॉक किया जाए जल्दी से। दोस्तों ये कहां पर है? तो आपके है नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली, इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हमने पढ़ाया भी है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तीस्ता जल विवाद किन दो आपके देशों के मध्य है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, जो तीस्ता विवाद है, तीस्ता विवाद है ये किन के बीच आपका है? जल्दी से कमेंट करें, आपका आंसर में से क्या होगा? तीस्ता विवाद भारत म्यांमार के बीच है क्या भाई? भारत म्यांमार मत लगाइए, है ना, कि पहला आंसर आप देख ले और पहला आंसर आप मारते रहें। यहाँ पर पहला तो नहीं होना चाहिए। और कोई ऑप्शन बताइए भाई। चलिए, और कोई ऑप्शन बन सकता है? यहाँ पर देखिए 66 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा। याद रखिएगा, तीस्ता नदी आप जानते हैं ना, तीस्ता नदी, ठीक है, ये आपके भारत और बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कर्डम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा पूछा जाता है। कर्डम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलन से है, और ये ओलंपिक में कह सकते हैं कि ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, कांस्य पदक, है ना। ये प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर भारोत्तोलन सर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो भाई पर्यावरण आप जानते हैं कि आपके 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को, ठीक है ना। ये बताइए 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? और यहाँ पर 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। 5 सितंबर को टीचर्स डे, लेकिन 11 जुलाई को जनसंख्या। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है? बताइएगा गंगटोक जो है ये किस प्रदेश की राजधानी है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाशिंगटन मत लगा देना। यहाँ पर देखो, याद रखिए सिक्किम के है, कहाँ के है? याद रखिएगा गंगटोक जो है ये आपके सिक्किम की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन जो पुरस्कार है ये दिया जाता है, ये किसके लिए जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 70 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? खेल कूद में जो श्रेष्ठ निष्पादन, यहाँ पर निष्पादन मतलब दोस्तों खिलाड़ी हो गया, कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों अगर पूछे कि यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षण। कह रहे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपके लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप पूछे कि अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिए अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे? तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। यहां पर स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय, दोस्तों ये लगा दिया गया भारतीय, क्या लगा दिया गया है? ये भारतीय लगा दिया है, तब आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। और इसी के बाद यहां पर क्या हुआ कि जो आपका ये कह सकते गवर्नर का जो पद था वो खत्म कर दिया गया था। यहां पर अगला आपसे दिया गया है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हम 2 बार रिपीट करते हैं, हर एक शब्द को 2 बार रिपीट करते हैं, इसलिए ताकि आपके दिमाग में रट जाए। आप मोबाइल रख के खाना बना रहे होंगे तो भी आपके दिमाग में घुसता रहेगा कि नहीं, हाँ 2 बार शब्द रिपीट करने में आपको तैयार हो रहा होगा, ठीक है। यहां पर देखो दिया है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला दिया गया है प्रथम उपराष्ट्रपति। दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला आपसे दिया गया है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा कौन थे? तो यहां पर आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। अगला नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगाड़िया हो जाएंगे। और अगला आपसे देखो दिया गया है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री। तो दोस्तों याद रखिएगा ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने 1950 में ही मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा वासुदेव, क्या गणेश वासुदेव अर्थात जीवी मौलंकर जिन्हें कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो आपके याद रखिएगा श्री एम अनंत सैनम अयंगर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन
थे? याद रखिएगा हीरालाल जेकानिया, ये आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोग लगातार यहाँ पर बोलते चलिएगा, है ना, ध्यान आपका यहीं पर बना रहेगा। देखो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? मॉडल पेपर में बिल्कुल छुट्टा क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही वन लाइनर, मतलब जबान में रटे हुए क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से निकलेंगे। यहाँ पर देखो दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तयाबजी हो जाएंगे। और अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि आपके 1913 में मिले थे, गीतांजलि के लिए दिया गया था। यहां पर दिया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न दिया गया, याद रखिए यहां पर दिया गया है भारत रत्न, तो भारत रत्न दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। अगला आपसे यहां पर दिया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक, तो दोस्तों प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, है ना, हमें भी मोटिवेट बनाइएगा, क्योंकि हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आपका फर्ज होता है वीडियो को लाइक शेयर करते हुए मोटिवेट जरूर करते रहेगा। यहां पर देखो दिया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि प्रथम वैज्ञानिक, दोस्तों याद रखिए नोबेल पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया था, ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे आपके सीवी रमन, है ना, याद रखिए रमन इफेक्ट के लिए जो कि भौतिक शास्त्र में दिया गया था। यहां पर देखो दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड, क्या दिया है? रमन, यहां पर रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय, ये कौन है? तो आपके भू आंदोलन से जुड़े हुए जो कि आचार्य विनोबा भावे, ये रमन मैग्सेसे अवार्ड से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय गोल्डन, क्या दिया है? प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड से प्रथम भारतीय कौन थे? याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड से ये सम्मानित आपके कौन है? तो आपके ए.आर. रहमान हो जाएगा। और अगला आपसे यहां पर दिया गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये मलयालम के हैं, और मलयालम के हैं दोस्तों याद रखिएगा जी शंकर कुरूप, क्या हो जाएंगे? जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। ठीक है, दिया गया है कि प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष, प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, कौन है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हो जाएंगे। अगला आपसे दिया गया है कि प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष, प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ये आपके भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला है प्रथम भारतीय नौसेना के अध्यक्ष, तो दोस्तों ये है आपके एडमिरल, क्योंकि नौसेना में क्या लगाते हैं? एडमिरल लगाते हैं, और थल सेना में फील्ड लगाते हैं, वायुसेना में एयर लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कटारी हो जाएंगे एडमिरल रामदास कटारी। अगला दिया गया है कि प्रथम फील्ड मार्शल, दोस्तों प्रथम फील्ड मार्शल ये है जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन, क्या हो जाएगा? मिहिर सेन हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? याद रखिए दादा भाई नौरोजी, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है लगातार, क्या? लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये आपके कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपके सुशील कुमार, सुशील कुमार जो कि कुश्ती में है, 2008 में कांस्य पदक जीते थे, और 2012 में दोस्तों याद रखिए रजत पदक जीता है। यहां पर अगला दिया गया है कि ओलंपिक में व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता, तो दोस्तों मतलब व्यक्तिगत मतलब सिंगल, है ना, ये आपके रहे हैं दोस्तों याद रखिए जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अभिनव बिरिंदा, जो कि 10 मीटर एयर राइफल 2008 में जीता था दोस्तों। यहां पर अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस या समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों भारत में प्रिंटिंग प्रेस और प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला ये प्रथम व्यक्ति है जेम्स ऑगस्ट हिक्की, है ना, जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? देखिए कह रहा है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, याद रखिए भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा ड्वाइट डी आइजनहावर, जो कि 1959 में आए थे, है ना। अब ओबामा और वगैरह मत लगा देना, ठीक है ना, जो ऑप्शन लगा दो। यहां पर दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? हेराल्ड मैकमिलन, हेराल्ड मैकमिलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है निकोलाई ए बल्गारिन, कौन है? बल्गारिन। अगला है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है प्रथम भारतीय पायलट, प्रथम भारतीय पायलट जे.आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा ये
प्रथम भारतीय पायलट रहे हैं। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। दोस्तों भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री ये कौन था? फायान था। कौन? फायान था। और अगला दिया गया है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखिए विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सब लोग आप कमेंट करिए। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये मॉडल पेपर में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या एग्जाम देने जाते हैं तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कमेंट जरूर करते रहिए। देखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष क्या दिया है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने जाने वाले ये प्रथम भारतीय कौन है? ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेन सिंह। डॉक्टर नगेन सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए थे, ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये प्रथम भारतीय कौन थे? तो एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले ये प्रथम भारतीय थे सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? तो ये आपके हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी हो जाएगा। और अगला है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोस्तों कौन थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और अगला आप देखो यहाँ पर दिया गया है भारत के प्रसिद्ध आपके खेल। देखो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ दी जाती है, कोई पैसा नहीं है, बस आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, पीडीएफ पढ़ना है, रिवीजन करना है और लिंक के माध्यम से वीडियो को लगातार देखते रहना है। देखो यहाँ पर देखिए भारत एवं विश्व के खेल क्या है। भारत का पूछे तो भारत का खेल क्या है? आप कहेंगे हॉकी है। क्या है? हॉकी है। अगर पूछे मलेशिया का क्या है? तो मलेशिया क्या है? आपका बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन है। और स्पेन का क्या है? तो स्पेन का है सांड युद्ध। याद रखिए स्पेन का क्या है? तो सांड युद्ध हो जाएगा। और जापान का पूछो तो जापान का हो जाएगा जूडो कुश्ती, है ना? क्या? कुश्ती हो जाएगा। कनाडा के पूछे तो कनाडा में दोस्तों याद रखिए दो प्रकार के होते हैं। शीत ऋतु में आइसाकी होती है और ग्रीष्म ऋतु में होता है ला क्रोसो। क्या होता है? ला क्रोसे होता है। याद रखिए दो खेल होते हैं आपके कनाडा में, जो पूछा जाए वो बताना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट है। इंडोनेशिया का क्या है? तो इंडोनेशिया क्या है? खेल याद रखिए बैडमिंटन है। ब्राजील का पूछता है तो ब्राजील का क्या हो जाएगा? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है और बहुत बार या अधिकतम ये जीती भी है। बांग्लादेश का दोस्तों क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश कबड्डी। यूएसए क्या है? तो बेसबॉल, है ना? और बेसबॉल में दोस्तों 9 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है और यहाँ पर दिया भारत। भारत का आपका हॉकी हो जाएगा। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस का तो दोस्तों याद रखिएगा फ्रांस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा। फ्रांस क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। और इंग्लैंड के पूछता है तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। अगला दिया गया है पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। चीन का क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। और भूटान का क्या हो जाएगा? तो भूटान का है दोस्तों तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। अगला स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है रूस का, बताइएगा रूस का। रूस का क्या हो जाएगा? तो रूस का हो जाएगा फुटबॉल और शतरंज। फुटबॉल और शतरंज हो जाएगा। नेपाल श्रीलंका का क्या है? तो श्रीलंका का हो जाएगा दोस्तों वॉलीबॉल। श्रीलंका का वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का क्या है? तो नेपाल का है दोस्तों यहाँ पर वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का वॉलीबॉल हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जो आपका है वो आपको कल को मिलेगा आपको, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।